में जंग। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, झारखंड में 2 चरणों में। नतीजों का ऐलान दोनों ही राज्यों में 23 नवंबर को एक साथ होगा। दोनों राज्यों के साथ उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। यूपी की 10 सीटों पर नहीं बल्कि 9 सीटों पर, मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला अदालत में है मिल्कीपुर का, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे का चलेगा जोर अब की बार, या फिर महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे पर करेगी एतबार? महायुति को मिलेगी सत्ता या महाविकास आघाड़ी को जनता देगी मौका? अब इस सवाल के जवाब मिलने का वक्त बेहद करीब आ गया है। तारीख तय हो गई। महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने झारखंड चुनावों का भी ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. Second would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. तो गवर्न नहीं करते। दोनों राज्यों में चुनाव का ऐलान अब हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारियां पहले से चल रही हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने दनादन कई लोक लुभावन फैसलों का ऐलान किया है और अब जीत के दावे कर रहे हैं। आता मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या। हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका। जे लोकसभेला घडलं ते आता या ज्या योजना मंजूर केल्या, हजारों कोटी रुपयाची कामं आपल्याला करायची आहेत। कि हमारे पास मोदी जी की सरकार है 2029 तक, अभी सरकार हमारे पास है। अगली सरकार अगर आती है तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता को विकास दे सकती है, महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य कर सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चाहिए, ये हम जनता को बताएंगे। जनता में जाएंगे, जनता में वोटों का कर्जा मांगेंगे। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की ओर से भी जीत के दावे हैं। शरद पवार ने उम्र का हवाला देते हुए ताल ठोकी। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे। 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल। 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने पाला बदलकर शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बने। बाद में एकनाथ शिंदे ने पाला बदला और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लिहाजा अब की बार उद्धव की चुनौती बड़ी है। घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द चुनाव हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। हरियाणा की हार ने पार्टी की ताकत पर सवालिया निशान लगाया है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं को अति आत्मविश्वास और अति संतुष्टि से बचने की नसीहत दी। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में चुनाव के लिए 11 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राहुल गांधी ने कुछ कहा कि आप लोग हरियाणा की गलती ना दोहराइए, अपने आप को प्रोजेक्ट में। राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र की राहुल जी के लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे।
सलाह दी उनने, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है। झारखंड में भी दोनों ओर से जीत के अपने अपने दावे। सरकार पुनः कैसे बने इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आज कल में। चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 13 नवंबर को ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला कोर्ट में। आज तक ब्यूरो। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, लगभग 3:30 बजे 3:45 के आसपास चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया था। एक फेज में वहां पर 20 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी। किस तरह की सरगर्मी इस वक्त सियासी पार्टियों में और सीट शेयरिंग को लेकर क्या इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है? महायुति में भी, महाविकास अघाड़ी में भी सबसे बड़ी पार्टी दोनों तरफ कौन रहेगा? सबसे बड़ा चेहरा कौन रहेगा? साहिल, देखिए, कल महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो दरअसल आज हो रही थी और महायुति ने इस वक्त सीट शेयरिंग में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो इसका पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि लोकसभा के वक्त जो सीट शेयरिंग में उनका घोटाला हुआ उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा था। और यह बात देवेंद्र फडणवीस ने खुद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब उन्होंने हमसे मुलाकात की थी तो उसमें उन्होंने यह बात को माना था। और इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की शायद पहली लिस्ट सूची ये 1-2 दिनों में जारी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बाय एंड लार्ज सबसे बड़ा चेहरा महायुति का रहेगा। अमित शाह ने जो पूना में अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण किया उसमें उनकी लाइन में दोहराना चाहता हूं कि महायुति बीजेपी के नेतृत्व में, और उन्होंने उसके बाद फिर कहा कि मैं दोहरा रहा हूं कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा के चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, यह उन्होंने साफ किया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी 150 से 155 सीटों पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महायुति में बीजेपी रहेगी, यह बात साफ हो गई है। दूसरी बात, महायुति में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 से 90 सीटों के बीच में उनका स्थान रहेगा। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में, स्ट्राइक रेट के बारे में नंबर 1 रहे वो महायुति में। और बीजेपी का वोट पूरी तरीके से शिवसेना की तरफ जाता हुआ नजर आया, एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स की तरफ, जहां पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो जिसके वजह से उन्हें 80 से 90 सीटें मिलती नजर आई। और कमजोर कड़ी अजीत पवार, उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि शरद पवार को रोकिए, और जिसके चलते 45 से 50 सीट के बीच में अजीत पवार रहेंगे, ये बात भी उसमें साफ नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत थी, और खास करके उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में, जो लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने 21 सीटें लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस उनसे बेहतर रहा कम सीटें लड़ने के बाद भी, तो वो एक उनके बीच में टकराव महाविकास आघाड़ी में था। लेकिन मेरी जानकारी है कि आज की स्थिति में भी उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटें लड़ेंगे। 100 से 105 के बीच में सीटें उद्धव ठाकरे की रहेगी, उसके बाद कांग्रेस कुछ सीटें कम, और उसके बाद 80 से 85 के बीच में शरद पवार की सीटें रह सकती है।